राजनीतिज्ञों ने कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की कि हमारे इस देश के कर्मकांडी ब्राह्मण, चाहे वो किसी मंदिर का पुजारी हो, पंडा हो, या फिर घर घर जाके भिक्षाटन करके जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण विप्र हो, उसके हक और अधिकार के लिए, उसके जीवन यापन के लिए किसी एक व्यक्ति ने चर्चा नहीं की। चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, झारखंड का मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, या फिर देश का राजा नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, किसी ने ब्राह्मणों की बात नहीं की। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर और ब्राह्मण दो एक ऐसा विषय है कि अगर इनका ख्याल रखा जाएगा सिर्फ, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और कई लोग शामिल हो जाएंगे। हर जाति के लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है धर्म से, कर्म से, कर्मकांड से। लेकिन हम तो सिर्फ राजनीतिक बातें करेंगे, सिर्फ राजनीतिक बातें करेंगे। इसी कोरोना के संक्रमण में हमारे दिल्ली में जो देश की राजधानी है, जो धक धक करती रहती है, भारत के अर्थव्यवस्था का जननी भी कह सकते हैं, भारत के विकास का, भारत की सुरक्षा का, भारत का स्वास्थ्य का, हर विषयों का शोध केंद्र है वो संसद भवन। और वहां जब सीएए के मुद्दे पर हमारा भाई जो आईबी में ऑफिसर था अंकित शर्मा, उसकी जिस प्रकार से हत्या की गई, आज एक व्यक्ति इस माध्यम पर बोलने वाला नहीं। उस दुष्ट वार्ड पार्षद जो उस तौहीद की गिरफ्तारी पर राजनीति सिर्फ होती रही, हुआ कुछ नहीं। चार्जशीट दाखिल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस इसलिए क्योंकि हमारा वोट बैंक बिगड़ ना जाए। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस तो बेचारी इस समय बिल्कुल लंगड़ी हो गई है। वो तो अपनी ही बैसाखी की तैयारी में लगी हुई है कि हमको कोई बैसाखी का सहारा दे ताकि हम पुनर्जीवित हो सके। लेकिन अंकित शर्मा के हत्यारा को फांसी की सजा मिले, इसके लिए ना कोई ब्राह्मण संगठन बोल रहा है, ना ही देश के राजनीतिक दल। और अभी एक हत्या के मामले में तेजस्वी यादव कोहराम मचाए हुए थे, वो अभी चुप हो जाते हैं। राजनीति की बातें होती है, युवा है आप, और हमारे यहां इस बिहार में विकास की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, आत्मनिर्भरता की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। आपको पता होगा कि आज भी इस बिहार के बेगूसराय जिला में, बेगूसराय जिला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बिहार में ऐसा कोई भी जिला परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन बात जब दबंगई की हो, बात जब बाहुबल की हो, बात जब राजनीति की हो, तो सिवान गोपालगंज और बेगूसराय को अलग नहीं कर सकते यार। और आज आत्मनिर्भरता की बात करने वाले लोग, सुशासन की सरकार चलाने वाले लोग, और महागठबंधन की भूमिका में विपक्ष की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार तो बेचारे बिल्कुल अंधभक्ति में शामिल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में आ गए, और भाजपा में आने की वजह से ही अभी बेगूसराय जिला में जो रामदीरी जगतपुरा गांव है, रामदीरी जगतपुरा, यहां पे एनटीपीसी का थर्मल पावर का काम चल रहा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। और हम बड़े बड़े ब्राह्मण के नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े शुभचिंतक बोलने की स्थिति में नहीं है कि बेगूसराय जिला के रामदीरी जगतपुरा गांव में एनटीपीसी जबरन भूमि कब्जा कर रही है, जमीन कब्जा कर रही है, बल्कि कर चुकी है। जहां 90% ब्राह्मण भूमि, आप जो ब्राह्मण का वर्ण
ब्राह्मण भूमिहार का 90% जमीन पर कब्जा जमा लिया इन लोगों ने। कोई मुआवजा नहीं दिया, ना ही उसमें नौकरी दे रहे हैं। और जब ये अपने हिस्से की हिस्सेदारी मांगने की बात करते हैं तो इनके साथ जानवरों से भी क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। बल्कि यूं कहे कि इनको मारने का षड्यंत्र चला जा रहा है तो हमको कहने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। बेबाकी से बात कहेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आचार्य चाणक्य ने शिखा खोल रखा है, उस जमाने में ये उन्हीं का वंशज है। प्रदेश मिश्रा कभी शिखा नहीं बांधता, और तब तक शिखा नहीं बांधेगा जब पूरे हिंदुस्तान के अपने ब्राह्मण परिवार के साथ साथ मानवता को जिंदा रखने के लिए जो क्रूर शासक हैं उनका सत्यानाश न करवा दे। अरे आप हमारे ही जमीन का कब्जा कर लेंगे, आप हमारे जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा। उस जगह पर बनने वाले एनटीपीसी का पावर हाउस में हमारे परिवार को नौकरी नहीं मिलेगा, और आप राजनीति करेंगे सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। तो ऐसे दोगले राजनेताओं से बचने की आवश्यकता है। और ऐसे दोगले राजनेताओं का अगर विकल्प नहीं बना तो आप सिर्फ बात करते रह जाएंगे, वोट देते रहिए, आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी माँ बापों की इज्जत लूट ली जा रही है, आपके बाल बच्चों की हत्या किया जा रहा है, आपके ऊपर झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रहा है, और आप चुप हैं। और ये कहते हैं कि विकल्प क्या है। अरे विकल्प बनाने से बनता है, आप विकल्प बनाइए, विकल्प बनेगा। क्या हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई तो हमने जीना बंद कर दिया क्या? हम सिस्टम पे काम करेंगे, हमें सिस्टम पे काम करना होगा। आज आप देखे होंगे कि कोरोना के संक्रमण में मजदूर अपने बच्चों को ब्रीफकेस में, मतलब जो चक्का लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, उसको खींचता हुआ उसका बच्चा लेट कर आ रहा है। और हम कहते हैं कि हम देश के प्रधान सेवक हैं, हम सुशासन लाने वाले राजा हैं। बिहार में कैसा सुशासन आ रहा है और कैसी राजनीति हो रही है, किसी से छुपा है क्या? अगर छुपा है तो बताइए। बालिका, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सिर्फ ब्रजेश ठाकुर जिम्मेवार, बाकी के सब गंगा स्नान कर लिए। ब्रजेश ठाकुर भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण है। ब्रजेश ठाकुर ने अगर गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, मिल भी रही है। लेकिन बाकी जो पदाधिकारी और नेता हैं जो अय्याशी किए वहां, उनको सजा कौन देगा? उसकी राजनीति पर बात कौन करेगा? इस बात को समझना चाहिए। कहां समझेंगे हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तो खुला है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। अरे भाई हमारा जमीन हड़प लिया जाएगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे कि आत्महत्या करेंगे भैया? और नीतीश कुमार जी का पुलिस जो है उसमें उसका कोई दोष नहीं, उसको तो जो आदेश मिलेगा बड़े हाकिम से, जो शासन प्रणाली से, उस पर लाठी डंडा आंसू गैस गोली कुछ भी छोड़ सकती है। और वही छोड़ा है हमारे रामगिरी के जगतपुरा गांव में एनटीपीसी थर्मल पावर में कब्जा किया हुआ जो जमीन है, कब्जा किया है इन लोगों ने। जमीन को रंगदारी के रूप में हड़पने का षड्यंत्र है। राजनीति करेंगे। अरे तेजस्वी यादव जी, आप जितना जोश जितना होश आप गोपालगंज जाने में लगा रहे थे, वो बहुत अच्छा आपका प्रयास होगा, लेकिन आप जाति से भी ऊपर उठिए। अगर हमको कहा जाता है कि ब्रजेश मिश्रा जातिवाद कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? और नीतीश जी आपके यहाँ 2-4-5 नेता के बाद भी कोई नेता है क्या? भले ही मंत्री हो, उनकी चलती है क्या? वीडियो का ट्रांसफर से लेकर प्रधान सचिव तक क्या हो रहा? छुपा हुआ है क्या किसी से? एक ही IAS कई विभाग में दायित्व संभाल रहा है। क्या IAS की कमी है तो उसकी भरपाई करें। जो सर से सरक जाए उसको सरकार कहते हैं। कहा गया ना कि जो कह के मुकर जाए उसी को सरकार कहते हैं, और जो सर से सरक जाए उसको सरकार कहते हैं। इसमें आपको जो सब जोड़ना है जोड़ सकते हैं, तो कई लोग इसमें भी राजनीति करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। कोरोना के संक्रमण में हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे मजबूर लोगों को, विशेषकर जो मध्यम परिवार है, उस पर कहां चर्चा हुई?
अब तो क्वारंटाइन सेंटर को ही बंद किया जा रहा है। राजनीति देखिए भैया, हम अपने विषय पर बोलना शुरू कर चुके हैं। राजनीति देखिए, राजनीति इतनी भयावह कि अब क्वारंटाइन सेंटर जब वास्तव में कोरोना बढ़ने लगेगा, कोरोना के संक्रमण से लोग ज्यादा प्रभावित होंगे या फिर कोरोना समाप्त हो गया, घोषणा कर दिया जाए ताकि लोग निश्चिंत हो जाए। एक तरफ क्वारंटाइन सेंटर का राजनीति चलेगा और वहां भ्रष्टाचार का खेल चलेगा। लगभग क्वारंटाइन सेंटर में स्कूल के शिक्षकों को और वहां के स्थानीय प्रखंड के प्रशासन को लगाया गया। मुखिया जी के खाते में कितनी राशि गई है किसी से छुपा नहीं। अब गया या नहीं गया मुखिया जी बताएंगे, लेकिन सरकार ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ पैकेज की बात कर रहे हैं। राजनीति देखिए, पिछले 15 वर्षों से बिहार को विशेष राज्य दर्जा का राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। डीएनए का टेस्ट भी हुआ था इनका, नाखून बाल भी कटवाते थे इनके मंत्री जो अभी शामिल हो गए, पहले ललटेन में थे, अभी जदयू का तीर चला रहे हैं श्याम रजक जी। नाखून भी कटवा के इन लोगों ने भेजा था दिल्ली। सब डीएनए लगता है कि समाप्त हो गया, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, राजनीति पूरी हो गई इसकी। इन विषयों पर कोई फोकस नहीं किया गया, नहीं आज उसकी बात हो रही है। आप नीतीश जी बात करेंगे, मोदी जी ने पहले ही कह दिया भैया 20 लाख करोड़ का पैकेज। अब आपके राज्य में कितने लाख पैकेज आएगा? आप तो 125 करोड़ पैकेज के बात पर संतुष्टि थे कि जुमलाबाजी है की राजनीति होने लगी थी। और आप कहते थे कि बिहार में बहार है या नीतीश कुमार है। इतना बहार है कि 1500 किलोमीटर 1700 किलोमीटर से लोग पैदल चलकर आए, और आप आज राजनीति कर रहे हैं कि हम उद्योग खोलेंगे। अरे जो बंद पड़ा है उसका चीनी मिल तो खोल दीजिए। आपका वासलीगंज का चीनी मिल हो, जूट मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, आपके बिहार में कल कारखाना की कोई कमी नहीं है, वो खुलेगा नहीं। क्योंकि उसको खुलने के लिए जो आपके पास इन्वेस्टर आएंगे उनके पास इतना बड़ा कमीशन का मुंह खुल जाता है। आपके सरकार के जो मुलाजिम आईएएस हैं या जो आपके जो चहेते जो लोग हैं, उसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। वैसी स्थिति में क्या है राजनीति का मतलब? हमारे जो मजदूर भाई अभी लौट कर आए हैं, 6 महीने के अंदर ये मजबूर हो जाएंगे पुनः उसी जगह को जाने के लिए, और ये फिर प्रवासी नहीं देसी मजदूर हो जाएंगे। कैसा राजनीति करना चाहते हैं? किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? आप गौर करके सोचिएगा, देखिएगा। अभी हमारे पास जहानाबाद के एक सज्जन ने फोन किया कि घोसी के पास एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई बिजली से। अब उनको अनुदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा। अब आप जरा सोचिए कि कहां और किस तरह का विकास कर रहे हैं। साइकिल का बात हो, पोशाक योजना का बात हो, जनधन की बात हो, मुद्रा लोन की बात हो, आप एक हमको योजना बता दीजिए जो बगैर राजनीति से प्रेरित हुए और बगैर नजराने के आपके हाथ में मिला। लेने वाला डर के मारे भले बोल दे कि भैया कहीं लोने ना कैंसिल कर दे, तो अलग बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि बगैर आपको 1 रुपया दिए हुए, यानी बगैर भ्रष्टाचार का विकास का रफ्तार बढ़ ही नहीं सकता है। और हमारे जो ब्राह्मण परिवार हैं वो भिड़े हुए जयचंदों से, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राह्मण परिवार को कोसने के अलावा, मैं बोल रहा हूं बहुत लोगों को तकलीफ होगा कि ब्रजेश जी तो अब तो एमएलसी हो जाएंगे, लगता है कोई पार्टी वाला इनको अप्रोच कर रहा है, या ब्रजेश जी जाके किसी से सेटिंग कर रहे हैं कुछ देव के एमएलसी हो जाए। बहुत लोगों को बेचैनी बढ़ा हुआ, कुछ चैनल वाले लोगों को भी बेचैनी बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं भी काम करता हूं, तो उनको लगता होगा कि ये अदना सा बालक हल्ला करके कहीं कुछ बड़ा चीज हासिल न कर ले। अरे भैया आचार चाणक्य के चेला है तो हम तो बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, बहुत चीज पता लगाने में टाइम लगेगा। और पर्दा के पीछे, इस ब्रजेश मिश्रा के पीछे कई चाणक्य लगे हुए हैं। ये आपको समझ में तब आएगा जब ब्रजेश जी को कोई बड़ी कुर्सी कहीं मिल न जाए, और आपकी बेचैनी और आपका जो ये क्रोध का बात है कहीं वो सच न साकार हो जाए। और बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि राजनीति है भैया, कुछ भी संभव है। राजनीति पर ही मैंने एक छोटा सा बात लिखा है कि जहां केवल सच है, जहां केवल सच है, हम
वहां पर खड़े हैं, इसी खातिर कईयों के आंखों में भी गड़े हैं। राजनीति में अब युवाओं को भी आना चाहिए, देश को ईमानदारी का आईना दिखाना चाहिए। और हम राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आज राजनीति में हो क्या रहा है? सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंख छीन लेती है, फिर चश्मे का दाम करती है। इस राजनीति से बचना पड़ेगा भैया, इस राजनीति से बचना पड़ेगा। चाहे वह चुनाव बिहार विधानसभा का हो, चाहे वह चुनाव आने वाले समय में जिला परिषद का हो, मुखिया का हो, नगर पालिका का हो, पैक्स का हो, या फिर लोकसभा का। हमारे जो ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जो समाज में जो ब्राह्मण है, वो सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस करता है। और ठगा हुआ महसूस नहीं करता है, बल्कि ठगा ही हुआ है। आप मानते हैं, भले डर के वजह से ना बोले कि कहीं मंडल अध्यक्ष का भी पद न छीन ले, कहीं प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाया है, कहीं लात मार के वो भी बाहर न निकाल दे। आप इतना त्यागी पुरुष हैं, तो आपको तो बाहर लाना ही होगा भैया। आप तो बाहर ही लाने के लिए बने हैं। आपका योगदान चुनाव के मतदान के दिन है। चुनाव के दिन जाइए, बटन दबाइए, घर आ जाइए और 5 साल तक विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, इसी का संकल्प दोहराते रहिए। और आप देख लीजिए, इस बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। यह बिहार का सुशासन बाबू का जो अंक गणित है, इनका जो वित्त मंत्री है, जिनका वित्त गणित है, वह कह रहा है कि डिजिटल चुनाव होगा। अरे भैया, लाभ डिजिटल नहीं मिलेगा, विकास डिजिटल नहीं होगा। राजनीति देखिए सुशील कुमार मोदी का, बाकी पप्पू यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी वगैरह वगैरह टाइप के जो लोग हैं, जिन्होंने पार्टी बना रखा है, कई पार्टियां बन भी रही हैं और कई बनेगी भी। लेकिन अगर आप विकल्प के रूप में अगर समाज के बीच में अगर लाते हैं अपने मुद्दे को, अपनी बात को, तो हर चीज का विकल्प होता है। अब कोई कहे कि कोई कोरोना का विकल्प है क्या, तो कोरोना की भाई कोरोना है कि क्या है? कोरोना का विकल्प है ना कि आप बचेंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन कोरोना में जमकर राजनीति हुआ भैया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल करे बॉर्डर पर खड़ा करके, चाहे योगी जी करे बस का कागज पत्र खोज के, या फिर हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी करें, या फिर ममता बहन करें, या फिर मोदी जी भी करें। और बिहार में तो कोरोना के नाम का जो राजनीति हुआ, इसमें सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार मुंह दिखाने के लायक नहीं है। भले ही ये तो बड़े हाई क्वालिटी के लोग हैं, अभी भी नारा दे रहा है कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है, तो काहे मजदूर लाचार है, काहे ब्राह्मण बीमार है? इसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं आप, क्योंकि आपको पता है कि भाजपा मतलब ब्राह्मण, ये जाएगा कहां? बीजेपी का मतलब ब्राह्मण हो गया है। लेकिन ब्राह्मणों को इस बात को समझना पड़ेगा। अरे जिस अखंड भारत के राजधानी रखने वाले पाटलिपुत्र और हमारा आज वर्तमान जो मगध है, एक भी ब्राह्मण नेता नहीं है हमारे यहाँ। एक ब्राह्मण के नेताओं को टिकट तक नहीं मिलता। और जिस सीट पर प्रेम कुमार जी चुनाव लड़ते हैं आज, उसी क्षेत्र से गोपाल मित्र जी चुनाव विधानसभा जीत कर आ गए थे। 7 बार से जीत रहे हैं, हो सकता है 8वीं बार भी हो। लेकिन प्रेम कुमार जी का जो क्षेत्र है कितना विकसित हुआ है, छुपा है क्या किसी से? आप गौर करके देख सकते हैं, चाहे वो अरवल हो, औरंगाबाद हो, गया हो, जहानाबाद हो, नवादा हो, जो वर्तमान अभी मगध के रूप में चर्चित है, ब्राह्मण के नेता नहीं मिलते हैं। और जो ब्राह्मण के जो बंधुआ मजदूर राजनीति करने वाले जो ब्राह्मण के कार्यकर्ता हैं, इनके लाचारी और इनके निकम्मेपन की वजह से, भले ही बुरा लग रहा होगा मेरी बात, क्षमा करेंगे भैया, आप जिस दल में हो, आपका इस्तेमाल सिर्फ आप घर घर पोस्टर पहुंचाने का है, बैनर लगाने का है, हैंडबिल बांटने का है, अपने नेता का चमचागिरी, चाटुगिरी
और अंधभक्ति दिखाने का है। आपकी हैसियत उससे ज्यादा की नहीं है। भले ही आप जिला अध्यक्ष हो, भले ही आपको प्रदेश के उपाध्यक्ष का दर्जा मिल गया हो, जो भी पद आपको हासिल हो गया हो, पर हकीकत यही है। आज आपके लिए क्या योजना है आप समझ लीजिए, और अगर ज्यादा बोलेंगे तो आपको किनारा लगा दिया जाएगा, जिसका नतीजा अभी देख सकते हैं कि पूरा चुनाव में रिंकिया के पापा के नाम से प्रसिद्ध करने वाले हमारे मनोज तिवारी जी को जब चुनाव में फायदा नहीं नजर आया, लात मार के बाहर निकाल दिया प्रदेश अध्यक्ष से। मनोज तिवारी जी बाहर हो गए। अब रिंकिया के पापा फिर से पिंकिया के पापा बनेंगे, तब बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष। आप गौर करके सोच लीजिए कि जो वर्तमान सांसद है, जो पुनः एक बार अपने दम पर भी कह सकते हैं, क्योंकि मोदी जी और शाह ने पूरी ताकत झोंक दी थी दिल्ली के चुनाव में। नतीजा क्या है छुपा नहीं है आपसे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी की भूमिका कहीं ना कहीं कारगर जरूर थी, जिसका रिजल्ट आपको लोकसभा चुनाव में मिला। जब मनोज तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जब कृति झा आजाद को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जब शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जब आडवाणी जी को किनारे लगाया जा सकता है राजनीति के लिए, तो आप तक घेटुआ है, घंटा है आप। भले ही आप अपने आप को घंटी समझिए, आपको कोई बजाने वाला नहीं है। और भ्रष्टाचार का आलम तो देखने को मिल रहा है। ईमानदारी से गौर करिए कि आपके खाते में कितना पैसा आया, आपके पास किस सरकार ने, चाहे वो भारत की हो या बिहार की हो, कौन सी सरकार आपके घर पे आके आपको मास्क दिया, आपको सैनिटाइजर दिया। सिर्फ बड़ा वाला चैनल पर चल रहा है, हाथ धोइए, ये कीजिए। अरे भैया, हमारे बाबूजी हैं तो हमारे बाबूजी का ख्याल नीतीश कुमार करेगा, हमारे पिताजी का स्वास्थ्य व्यवस्था का चिंता नरेंद्र मोदी करेगा। अरे हमारे पिता है, हमारा दायित्व है, और ये हमारा ही नहीं बल्कि हर भारतीय के जो भी अभिभावक है, माता पिता और जो भी हमारे दादा दादी नाना नानी, उनकी सुरक्षा हम भारतीयों ने किया है अपने अपने घरों में। इसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे, ये राजनीति की बात करेंगे और ये बताएंगे कि हमने ये किया। अरे योजना बता रहे हैं डेली, ये करो जी, वो करो जी, ऐसा है जी। आपका आरक्षण पद्धति ने आपके व्यवस्था को कितना कारगर बनाया है, आप राजनीति देख लीजिए। अभी आरक्षण और बढ़े और बढ़े। अरे कुछ दिन में कह देगा लोग कि बाहर निकलिए, आपका आरक्षण खत्म। मतलब आरक्षण खत्म उन लोगों के लिए नहीं, आपके लिए। कि आप इस देश के विदेशी लोग तो आप है ही, कहीं कहाँ जा रहा है, क्या आप विदेश से आए हैं, ब्राह्मण लोग विदेशी है, ये लोग आ रहे हैं, ये वो आ रहा है। अरे भैया, हम जब से सृष्टि की संरचना हुई है तब से हम कब का डोमिसाइल पेपर दिखाए आपको, कब का डोमिसाइल पेपर चाहिए आपको, राजनीति हो रही है। आप कोरोना के संक्रमण में एक भी दवा का कहीं कुछ आया क्या, कोई वैक्सीन निकला क्या? नहीं निकला, अब निकलेगा भी नहीं। जो भी बचा है इस कोरोना के संक्रमण में वो सनातन धर्म की रक्षा है। चाहे जो भी धर्म मानने वाले जो लोग हैं, उनको उनका धर्म ही बचा पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, राजनीतिक बातें से अलग हटके भी थोड़ा एक बात बता रहा हूं। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको लगता है कि हमारे वैदिक मंत्रों में इतनी शक्ति है, सनातन धर्म में इतनी आस्था है, तो आप एक बार अपने घर में हवन कर लीजिए। अभी 8 तारीख को खत्म होगा, आप अपना नाप लीजिए कि आपके घर में कितना कीड़ा मकोड़ा वायरस लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। वो दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि आप शोध कर नहीं सकते, लेकिन आप हवन करिए। आम की लकड़ी पर हवन सामग्री डालकर। कुछ ऐसे भी गधे टाइप के जो लोग हैं, मूर्ख टाइप के, जो ये कहता है कि काजू किशमिश छोहारा मखाना घी दूध तिल डाल के हवन कराता है। अब उस गधे टाइप के मानसिकता रखने वाले विवेकहीन व्यक्ति को कैसे समझाया जाए
कि आम की लकड़ी पर हवन सामग्री डालने से फॉर्मिकल्डिहाइड टाइप का गैस जो निकलता है उससे टाइफाइड जैसी बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। और यह बात ब्रजेश मिश्रा नहीं बोल रहा है, यह बात हवन जो वैदिक रीति के हिसाब से, जो सनातन धर्म में जो हवन का जो पद्धति है, जो हवन का उपयोगिता है, उस हिसाब से अगर हवन करते हैं वो गायत्री परिवार भी कराता है। आप गौर करके देखिएगा, आप हवन करके देखिए। और फ्रांस के वैज्ञानिक टोटिक ने भी यह बात लिखा है कि हवन से विषाणु, कीटाणु और वायरस से मुक्ति मिलती है। और करके देखिए, कोरोना में वैक्सीन नहीं निकला है, एक हवन भी कर लीजिए। समझिए कि ब्राह्मण एक बार पुनः आपको ठगने के लिए बात कर रहा है। आपका हवन में मैक्सिमम 1000 रुपया खर्च होगा। आप एक बार यह करके देखिए, पूरा परिवार कोरोना के संक्रमण से अगर मुक्त नहीं हो गए तो आप जो कहिएगा हम मानने को तैयार हैं। और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता, बल्कि लखनऊ का वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी कहता है कि हवन से यह फायदा है। लेकिन हम तो राजनीति करेंगे, हवन से तो फालतू बात है, पंडितवन के कमाए के जुगाड़ है, पंडितवन खाली ठगता है, सब ब्राह्मण ढोंगी है, ब्राह्मण पापी है, ब्राह्मण डकैत है, जितना चाहे वो आरोप लगा देगा। जातिवाद का तो आरोप लगिए रहे कि आप जातिवादी है। हम जातिवादी नहीं होते तो बेगूसराय में हमारा जमीन हड़पने वाला चैन से रहता। 4,22,000 वोट से हम लोग विजय श्री का माला पहनाने वाले गिरिराज सिंह जो मंत्री है भारत सरकार में, वो अभी चुप रहते क्या? गिरिराज सिंह एक दबंग मंत्री के रूप में अपनी छवि रखते, नाम है गिरिराज सिंह, लेकिन कहां बोलती बंद हो गया इस मामले में? जब एनटीपीसी का थर्मल पावर का रामदीरी जगतपुरा गांव का जब मामला आया, जबरदस्ती जमीन कब्जा करने का, सब बोलती बंद हो गया, राजनीति फूस हो गया, सिर्फ पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे। और जब नीतीश कुमार से मुआवजा दिलाने की बात होगी तो चुप हो जाएंगे। ऐसी राजनीति से आपको विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। वह विकल्प अब आशुतोष कुमार होंगे, वह विकल्प तेजस्वी यादव होंगे, वह विकल्प और कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर यही विकल्प है कि नीतीश ही विकल्प है तो इनको औकात बताने की जरूरत है कि आप डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो हम लोग आपसे डिस्टेंस बना लेंगे भैया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे कोरोना के संक्रमण में। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है भैया, बगैर पैसा का एफआईआर नहीं होता। अभी सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र में दरियापुर थाना क्षेत्र के मठ चिलावे गांव में एक गिरी परिवार का ही बस्ती है, पूरा गांव ही गिरी परिवार का, आसपास में और भी गांव है जो सिर्फ गिरी परिवार का है। 2-4-5 गिरी परिवार एक तरफ अपने बाहुबल को दिखाने के लिए उस गांव के गरीब लाचार जो हमारे ब्राह्मण परिवार जो गिरी परिवार लोग हैं उस पर कोई शोषण दूसरा जात नहीं कर रहा है, बल्कि गिरी ही कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि भैया भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण या सूचना नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। और गिरफ्तारी किसकी हो रही है? जो निर्दोष है। क्या हो रहा है, कहां कहां की बात करें हम लोग, पूरे देश के हालात वही है। अगर आप मुसलमान की बात करेंगे तो कहेगा कि भैया ये तो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। आप किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे, ब्राह्मण कोई भी बात करेगा तो इसी टाइप से लोग कह के टाल देते हैं। एक सवाल आए चाणक्य सेना का कि हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते? निश्चित तौर पे हम भाग लेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आप लोगों का जिस तरीके से प्यार, समर्थन, स्नेह रहा, तो चाणक्य विकास मोर्चा सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं बल्कि सबको चुनावी मैदान में मजबूत पहलवान बनाकर उतारेगी। और हम सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हम का मतलब मुझसे मत ले लीजिएगा, मैंने घोषणा कर रखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 या फिर कोरोना के संक्रमण में कहीं 21 के जनवरी फरवरी में अगर हो
तो यह प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन चाणक्य विकास मोर्चा निश्चित तौर पे अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपने लोगों को निश्चित तौर पे चुनावी मैदान में उतारेगा। और बाजी कौन जीतेगा कौन हारेगा यह बात तो टाल ठोकर आज नीतीश कुमार भी नहीं कह सकते हैं, और ना ही नीतीश कुमार के सहयोगी सुशील कुमार मोदी कह सकते हैं। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, हमारा भाई रमेश चौबे ने ओपन चैलेंज दिया है कि नीतीश कुमार जहां से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे, बताएंगे कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन है। लड़ेंगे चुनाव। इस मामले में निश्चित तौर पे मर्द है तेजस्वी और तेज प्रताप, मानना तो पड़ेगा। वो चुनाव लड़के आया है सदन में, पीछे के दरवाजे से नहीं आया है। बार बार कई बार यही सुशील कुमार मोदी गंदी राजनीति का जन्म देने वाला, गंदी सोच को बढ़ाने वाला, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नेस्तनाबूद करने की तैयारी की रचना करने वाला सुशील कुमार मोदी ताराकांत झा जी को यह कहा कि दोबारा नहीं बनाया गया एमएलसी, कि कोई बार बार नहीं बनेगा, लेकिन सुशील मोदी बनेंगे क्योंकि इनका बाप का पार्टी है, इनके मौसा जी बैठे हुए ऊपर, इनके फूफा पैरवीकार हैं, इनके सालू इनके रिश्तेदार हैं, तो इनका भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा है, इसलिए ये बार बार जाएंगे एमएलसी बन के। लेकिन ताराकांत झा नहीं जा सकते। चिंता का बात है ये। क्या राजनीति की बात करेंगे? नीतीश कुमार से बात करेंगे तो कहते हैं कि गठबंधन में ब्राह्मण भाजपा के खेमे में, तो फिर नीतीश कुमार को वोट क्यों देगा ब्राह्मण? मैं सवाल पूछना चाहता हूं अपने ही ब्राह्मण परिवार से कि अगर नीतीश कुमार के कोटे में हम है ही नहीं तो फिर नीतीश कुमार को वोट क्यों करें? जहां से भाजपा सिर्फ खड़ी है वही वोट करेंगे। और अगर हम नीतीश कुमार के साथ हैं तो फिर हमारी उम्मीदवारी क्यों नहीं, हम उम्मीदवार क्यों नहीं बनाए जाएंगे? इस बात का जवाब तो इस बार देना होगा नीतीश कुमार जी आपको, और चाहे लालू यादव जी क्यों ना हो। अगर ब्राह्मणों की अनदेखी हुई तो पुरजोर तरीके से हम पूरी शक्ति के साथ खड़ा होंगे। अरे हम चुनाव जितवाने की स्थिति में हो या ना हो, पर आपको चुनाव भले ही 50 वोट से ही सही हरवाने का काम जरूर करेंगे। और चाणक्य सेना का जो सवाल है, आप निश्चिंत रहे, बिहार विधानसभा चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, मुखिया का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, पैक्स का चुनाव, हम हर चुनाव लड़ेंगे, जीत और हार सब स्वीकार करने के तैयार है। प्रभात मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि जो आपके विषय में गलत सोच रहे हैं, उन्होंने समाज और देश के लिए क्या किया? अरे भैया, मेरे बारे में कौन गलत सोचता है, सोचने दीजिए। इस स्थिति में तो हम चाणक्य के चेला होने के नाते पहुंच ही गए हैं कि मेरे बारे में भी लोग गलत सोचने लगा, तो ये मेरे लिए, मेरा विकास का ये पहला सीढ़ी तय कर लिया मैंने। मेरे बारे में जो गलत सोचता है वो सोचता है। अरे सदन में तो हम आज ऊपर बैठते ही हैं, और आज से नहीं बैठते, लंबे समय से बैठते हैं, 1 दशक से अधिक समय से बैठते हैं। वक्त अगर बदलेगा तो नीचे भी बैठेंगे और आपके हिस्से की आवाज उठाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। सोचने दीजिए जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं। जब आपके जैसा भाई मेरे साथ है तो हमको किसी से चिंता नहीं, ना ही किसी से भय। श्रीधर पांडे जी का एक सवाल है कि आपके नेतृत्व संघर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है, युवाओं में जोश जुनून आपने भर दिया है और सभी को आपका मार्गदर्शन और सदैव मिलता है। श्रीधर पांडे जी, हम अकेला नेतृत्व नहीं करेंगे, हमारा युवा साथी नेतृत्व करेगा अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, अपने अभिभावकों के मार्गदर्शन में, क्योंकि हम अपने अभिभावकों के द्वारा दिए गए ज्ञान का पूरा लाभ लेंगे और समाज का कल्याण करने का काम करेंगे। और अगर युवा हमारे साथ है तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं, एक शेयर करके आप बात को बढ़ाइए आगे, लोगों को बताइए कि अगर हमारे समाज को, अगर हमारे युवा वर्ग को ठगने का प्रयत्न किया जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। और जहां बात युवाओं का, तो हम सिर्फ ब्राह्मण की ही बात नहीं करेंगे। हमारा हिलसा विधानसभा क्षेत्र से हमारे राजीव कुमार उर्फ सोनू यादव जी भी चुनाव लड़ेंगे। वो प्रयास कर रहे हैं राजद से, ललटेन पार्टी से, उनको उम्मीद है कि राजद उनको टिकट देगी, क्योंकि शक्ति यादव का हिलसा विधानसभा में कोरोना के संक्रमण में या इसके पहले भी क्या स्थिति रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है।
आने वाले दिनों में सदन का सदस्य होगा, यह बात बिल्कुल सच और तथ्य बनकर आपको दिखेगा। और अगर राजद टिकट देती है तो हम लोग वहां सोनू यादव को चुनाव जिताने के लिए चाणक्य विकास मोर्चा घर घर जाएगा, हर घर जाएगा। और यही हाल हमारे किशनगंज जिला का जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, वहां से देव और गणेश चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लोग उनको भी सहयोग करेंगे। अब इसमें कहा आ गया जातिवाद? सोनू यादव जादव है, देव और रघुनाथ अभी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और हम हैं ब्राह्मण, हम दोनों की बात कर रहे हैं। अरे हम अल्पसंख्यक को भी चुनाव लड़ाएंगे, हम अपने दलित भाई को भी चुनाव लड़ाएंगे और बताएंगे कि विकल्प क्या होता है, क्योंकि चाणक्य का ही नाम है विकल्प। जिसने चाणक्य को ठगा, उस सगा को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कहा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश, लालू, सुशील मोदी ने ठगा नहीं। एक बार फिर से बोलता हूं, याद रखिएगा, ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू, नीतीश, सुशील मोदी ने ठगा नहीं। ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर टिकट मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो इनके पार्टी का चुनाव चिन्ह को ध्वस्त कर देना है। यह संकल्प तो लेना पड़ेगा। रामाशंकर दुबे जी बोलते हैं, लिख रहे हैं, सवाल पूछते हैं, जो चाणक्य विकास, जो अभी सीबीएम और अब सीबीपी भी देख रहे होंगे आप, इसमें सीबीपी भी दिखाई दे रहा होगा। मन में सवाल होगा, यह सीबीपी क्या है? तो बताएंगे इस विषय पर, समय लूंगा क्योंकि बातें पड़ गई आगे। रामाशंकर दुबे जी ने पूछा है सवाल कि नीतीश ने आपकी स्वाभिमान को ललकारा है। अरे मैं हम लोग ब्राह्मण का स्वाभिमान, और अगर ब्रजेश मिश्रा के स्वाभिमान को ललकारा है तो हमने एक बार नहीं, एक बार पछाड़ा है। अगर पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, पत्रकारिता करते हैं, खबर लिखते हैं और बेबाकी से लिखते रहेंगे, और हमारे स्वाभिमान को क्या नीतीश कुमार ललकारेंगे? उनका स्वाभिमान तो खुद ही सदन में मिट्टी में मिल गया है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, राजद वाला बहुत वीडियो डालता है आजकल, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो मेरा क्या स्वाभिमान का ठेस पहुंचाएंगे? इनका तो अपना ही स्वाभिमान का इज्जत लुटा गया, रेप हो गया इनके स्वाभिमान का, ये मेरा क्या स्वाभिमान लुटेंगे या हमारे स्वाभिमान को ललकारेंगे? और मेरे स्वाभिमान को अगर ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान को अगर ललकारने का काम किया है, उसी का काम है हमारा जो अखंड ब्राह्मण महाकुंभ, जो गांधी मैदान में होगा। कोरोना के कारण 12 अप्रैल 2020 को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ गया था। अब धीरे धीरे हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बताएंगे कि विकल्प क्या है। और जब चाणक्य सनकता है ना, जब चाणक्य के वंशज सनकेंगे, जैसे कि सनक इसलिए बोला कि यही चाणक्य को एक बार स्वाभिमान को ललकारा था धनानंद ने, तेलहंगा में मिला दिया था चाणक्य ने, धनानंद का खेल खत्म, कहीं इनका भी खेल खत्म ना हो जाए। और ऐसे भी इनका प्राण हुका रहा है, डर के मारे हालत खराब है। कहीं हम लोग जैसा कोई मजबूत विकल्प अगर आ गया, पाई पाई का भ्रष्टाचार का हिसाब होगा इनसे। लालू यादव जेल में है, कम से कम वह आदमी कानून में भरोसा तो रखता है, जेल में बंद है, लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे निठल्ले जाहिल राजनेता। क्या भाई, इनके बाबूजी पहले लाचार थे, खाने का इनका औकात नहीं था, तो ये 100 करोड़ का मालिक हो गए। बाबूजी इनका नोट छापे का मशीन लगाए है क्या घर में? आरबीआई इन्हीं के घर में है क्या? ये नेता के पास पैसा कहां से आ रहा है? यह सवाल है, कहां से चुनाव होगा? ये पूरा का पूरा कोरोना के संक्रमण में बिहार में जो खेल हुआ है भ्रष्टाचार का, एक चुनाव लड़ लिया जाएगा, ये आप देखिएगा। और विपक्ष के लोगों को इस मुद्दा को उठाना चाहिए, और विपक्ष के मुद्दा को तो चाणक्य विकास मोर्चा उठाया, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को तो अपने जातिवाद से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत ही नहीं। यह गौर करने वाली बात है। अरे आप नेता हैं, विकल्प हो सकते हैं आप तेजस्वी यादव जी, अगर आप सभी समाज के सभी वर्ग को लेकर चलेंगे तो आप एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। और ब्रजेश मिश्रा भी आपको वोट कर सकता है, और हमारे साथ हमारे ब्राह्मण परिवार भी आपको वोट कर सकता है, लेकिन आपको खुलकर बोलना होगा कि सुदामा का सम्मान करेंगे, सुदामा का अपमान करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात कहना होगा आपको, और यह सिर्फ कहना ही नहीं होगा, आम जीवन में उतारना होगा। अन्यथा सुदामा किसी को नहीं छोड़ता,
और आप जान लीजिए सुदामा इसीलिए गरीब और लाचार था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गरीब और लाचार नहीं बनने देना चाहता था। क्योंकि जो चना खाया था जो सुदामा ने, जिसको लोगों ने कहा कि सुदामा जी चुरा के चना खा लिए, तो वो चना चुरा कर खाने के कारण ही द्वारिकाधीश बने, भगवान विष्णु के रूप में आए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण। वो सुदामा का देन था और सुदामा को आंख दिखाने वाले का हमेशा सत्यानाश हुआ है। उसका जीता जागता प्रमाण देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में जाने जाने वाली कांग्रेस आज बिल्कुल सफा चट है। कारण क्या? ब्राह्मण दूर हो गए इनसे, और जिस पार्टी से ब्राह्मण दूर होता है उनका सत्यानाश हो जाता है, बल्कि उनका वंश भी नाश हो जाता है। अब मत कहिए कि हम शराब रहे हैं ब्राह्मण के नाते, कहे कि हम लोग के पास तो भैया कोई परमाणु बम है नहीं, ना अग्नि है, ना रेडार है, तो हम लोग तो भैया शराब पिए सकते हैं, उसमें कंजूसी ना करें, चाहे वो कोरोना हो और चाहे कोई अलेग फ्लेग टाइप का जितना भी बीमारी आए, हम लोग सबसे मुकाबला किए। और जितने भी गंभीर वायरस आई है, चाहे उसका राजनीतिकरण हो, अपराधीकरण हो, व्यापारीकरण हो या फिर भ्रष्टाचारीकरण हो, ब्राह्मण कभी पीछे नहीं हटा है और हर चीज का जवाब देता रहा है। आज सैनिटाइजर की बात हो रही, हम सैनिटाइज करते हैं, हम हाथ धुलवाते थे तो छुआछूत कहते थे, हम पैर धुलवा के मंदिर में आने की बात करते थे तो दलितों को घुसने नहीं दिया जा रहा है का आरोप लगाया जाता था। आज वही सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने भी, पूरे घर को भी, पूरे क्षेत्र को भी, तो छुआछूत नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जो जात के बनिया है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं जो जात का कुर्मी है, ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं ये जात के आदिवासी हैं, ये ममता बनर्जी बोल रहे हैं जो जात के ब्राह्मण है, ये अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं जो बनिया है, ये उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं जो कायस्थ है, तो इन पर आरोप नहीं लगेगा। लेकिन यही बात अगर ब्राह्मण कहते था तो भैया जातिवादी है, छुआछूती है, बड़ा ही सब भ्रष्ट आदमी है, तरह तरह का रोक लगा दिया जाता। मुन्ना पांडे जी पूछ रहे हैं कि समाज की राजनीति पर फोकस कीजिए। अरे आप तो खुद बड़े नेता है मुन्ना पांडे जी, पता नहीं कौन मुन्ना पांडे जी सवाल कर रहे हैं। अगर जिस मुन्ना पांडे जी को मैं जानता हूं वो खुद नेता है, वो तो कई लोगों को खुद ही एमएलए बनाने वाले लोग हैं, कर्मकांडी के बड़े नेता हैं, कई अच्छे प्रवक्ता हैं और उन्होंने मेहनत भी किया है। तो भैया समाज की राजनीति पे फोकस करने का ही तो काम कर रहे हैं, और कर क्या रहे और कर क्या रहे हैं और क्या करेंगे। समाज के राजनीति पर फोकस करने के लिए सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे समाज के कई बड़े संगठन हैं जो मंच भी बना रहा है, समन्वय मंच बन रहा है, तो दायित्व उनका भी है। अरे हमने तो संकल्प लिया है और बिहार विधानसभा चुनाव में उसका रिजल्ट भी दिखेगा। अगर जरूरत पड़ी तो भाई आशुतोष का हाथ मजबूत करेगा। आशुतोष कुमार का जो राजपाल जो पार्टी बना है हम उसको भी समर्थन करेंगे, जरूरत पड़ी तो पप्पू यादव का भी समर्थन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो रामविलास का भी समर्थन करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो सबका समर्थन करेंगे, लेकिन तब जब वह ब्राह्मण को टिकट देगा। और अगर ब्राह्मण को टिकट नहीं देगा तो वहां नोटा बटन दबाएंगे और उनको क्षेत्र से भगाएंगे का नारा लगाएंगे। रत्नेश पांडे जी का सवाल है, हमसे जो भी मदद हो सकती है आपके लिए करेंगे। धन्यवाद भैया आपका रत्नेश पांडे जी, आप जैसे भाइयों का ही सहयोग के दम पर और बढ़ाते हुए मनोबल के कारण ही हम लोग आज इस स्थिति पर हैं कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। और सूरत बदल रहा है, सूरत बदल रहा है, कुर्सी का चेहरा भी बदलेगा। आप अगर एक बार मदद करके देखिएगा तो एक मजबूत विकल्प भी निकलेगा। रामाशंकर दुबे जी का एक सवाल है, ब्राह्मणों के लिए बीजेपी कुछ विचार ही नहीं करती। ये तो ब्राह्मण के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, ये ब्राह्मण के कार्यकर्ता को समझना चाहिए कि जब इंजीनियर संजय विनायक जोशी जैसे बड़े राजनेता को ये लोग किनारे कर सकते हैं तो आपका अंडर मंडल कमंडल वाला अध्यक्ष से कुछ होगा। आप बीजेपी के बंधुआ मजदूर से मुक्ति होइए। अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तभी बीजेपी हमारी है, अन्यथा हमको क्या लेना देना है भाई। अगर टिकट मिलेगा ही नहीं, पद मिलेगा ही नहीं, सम्मान मिलेगा ही नहीं, तो खाली हम बटन दबाएंगे, पीपी बजाते रहेंगे कि हमको भी पी का प्रभाव मिलेगा। और अगर इंजीनियर संजय विनायक जोशी को अगर पद नहीं मिला आने वाले
एक समय निर्धारण हम लोगों ने कर रखा है, ईट से ईट बजाएंगे हम लोग, और इंजीनियर संजय विनायक जोशी के लिए पूरे देश में कैंपेनिंग चलाएंगे कि इंजीनियर संजय विनायक जोशी अगर नहीं आए इस दल में, तो इस दल का वही हाल होगा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। जितेंद्र कुमार मिश्र जी का एक सवाल है कि पार्टी का विस्तार कब होगा। कौन सी पार्टी का विस्तार की बात कर रहे हैं जितेंद्र मिश्र जी? पार्टी का विस्तार अभी हम लोग की पार्टी तो कोई है नहीं अभी बनी फिलहाल, लेकिन आपका अरमान को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। पार्टी का विस्तार भी होगा, लेकिन पहले उसका गठन हो। चिंता न करें जितेंद्र कुमार मिश्र जी, आपके इस विचार का आगे बढ़ाने के लिए ही हमारा योद्धा, हमारा कर्मठ ईमानदार भाई रामाशंकर दुबे पूरे भारत का नेतृत्व करेगा। आप चिंता न करें, और विस्तार भी होगा। हमारे गया के शशिभूषण मिश्रा उर्फ मंटू जी, हमारे चंद्रप्रकाश तिवारी जी, जितेंद्र पाठक जी, अनिल तिवारी जी, हमारे आनंद जी हो, विष्णुदेव पाठक हो, अमृत रंजन मिश्रा हो, ब्रजेश शुक्ला हो, कई भाई हैं हमारे, सबको दायित्व मिलेगा। मधुले हैं, अखिलेश पांडे जी हैं, बहुत लोग हैं। चिंता नहीं करना है, पार्टी का विस्तार होगा तो बाकी लोगों की तरह हम लोग का भाड़ा पर आदमी लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ब्राह्मण संपर्क में है, और यही तो कंफ्यूजन है बहुत लोगों को कि पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रजेश जी क्या अंदर अंदर कर रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पक रही है। लेकिन हम खिचड़ी चोखा के साथ खिलाएंगे आपको, सब कुछ नजर आएगा। पार्टी का विस्तार भी, पार्टी का गठन भी। उन्हीं का एक सवाल है कि आज के समय में विभिन्न संगठनों और पार्टियों द्वारा युवाओं को केवल शोषण ही किया जा रहा है। अरे आप युवा इसके लिए जिम्मेवार है, हम युवा जिम्मेवार हैं इसके लिए। हमारे पिताजी हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं तो हम अपने पिता का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये ठगने वाला पटियन सबका विरोध करने में डर लगता है। जो राजनीतिक पार्टी है ये हमको गुमराह कर रही है, ठग रही है। बिहार में रोजगार का जो राजनीतिक ड्रामा कर रही है, बिहार में उद्योग खुल जाएगा। नीतीश कुमार जी इस बात की गारंटी लेंगे क्या कि चुनाव के पहले नीतीश जी को एक संकल्प ये दोहराना चाहिए कि हम तभी चुनाव में आएंगे जब 20 कल कारखाना यहाँ खोल देंगे। अरे नया मत खोलिए, पुराना ही को चालू कर दीजिए, कर देंगे, संकल्प है आपके पास। लेकिन अगर मजबूत विकल्प अगर हम लोग जैसे लोगों का जो हम लोग आवाज लगा रहे हैं अगर बन गया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे इस बिहार प्रदेश का फूल बेचने वाला भी मजदूर बाहर नहीं जाएगा, उसको इसी बिहार में रोजगार मिलेगा। इतनी योजना है, लेकिन यहाँ मतलब क्या है? यहाँ तो कुर्सी से मतलब है, सत्ता पर बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए, राज्यपाल बनना है, यहाँ से हटा दिया गया तो राज्यपाल बना दिए जाएंगे, भैया बात खत्म। यही उद्देश्य है। इसलिए युवाओं को इस बात के लिए समझना होगा, सोचना होगा कि हम लोग शोषण करने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब दें। हमको नहीं चाहिए जिला अध्यक्ष पद, हमें चाहिए सीधा राजनीति में हिस्सेदारी। हमें चाहिए बिहार विधानसभा में सीट, 243 विधानसभा में से 42 बिहार विधानसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मण ही चुनाव तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उन 42 बिहार विधानसभा क्षेत्र में अगर हमारे ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारे गए विभिन्न पार्टियों के द्वारा, तो उस जगह पे चाणक्य विकास मोर्चा चुनाव लड़ेगी और उस पार्टी को नेस्तनाबूद करेगी जो हमारे ब्राह्मण के वहां के वोट का दुरुपयोग करती है। सिर्फ हम वोट देंगे और नोट आप छापेंगे, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में। शशिकांत पाठक जी पूछते हैं कि आज जितने भी ब्राह्मण अधिकारी और मंत्री हैं वो ब्राह्मणों के हित के बारे में कोई क्यों नहीं सोचते? कोई ब्राह्मण उनके पास कोई काम लेकर जाते हैं वो तो कुछ नहीं करते। सब निकम्मा है, सब निठल्ला है, सब लालची है, और ये सब सोचता तो है ही ब्राह्मण के बारे में, लेकिन वो ब्राह्मण कोई और नहीं, उनका बेटा भतीजा सालू साला साली सरहद जीजा, यही सबसे मतलब है। इसीलिए इनकी पूछ क्या होती है। आज आप ब्राह्मण से पूछिए कि बिहार में कौन कौन एमपी रहे हैं ब्राह्मण के, बताएगा कोई?
कितने मुख्यमंत्री रहे हैं। आधा से जो नौजवान युवा पीढ़ी से पूछ लीजिए, जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग नहीं लेने वाला ब्राह्मण है, आप उससे पूछ लीजिए 5 अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण के नाम बता दे, जगन्नाथ मिश्रा का नाम और एक आध दो लोगों का नाम छोड़कर, तो हम आपको जो कहिए गुलामी करते हैं। ये एमपी एमएलए एमएलसी इस बात के लिए निश्चित हो जाते हैं क्योंकि हमको ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं। और इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेवार नहीं है, एमपी एमएलए और मंत्री एमएलसी जो भी लोग हैं हमारे ब्राह्मण समाज के, ये जानते हैं कि ये वोट देता ही नहीं, ये डाइवर्ट हो जाता है किसी न किसी रूप में। आप जिस दिन ये कह के वोट देना शुरू करेंगे कि ब्राह्मण हो इसलिए दे रहे, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हारे लिए ये बटन दबा रहे हैं, उस दिन से ये एमपी हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, जिला परिषद हो, आपकी बात को सुनेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि भैया हम लोग तो बहुत समय में बड़े ज्ञानी महापुरुष हो जाते हैं, जात पात से ऊपर उठ जाते हैं, और जब ये मंत्री बन जाते हैं आपका काम नहीं होता है तो इनको गाली बकने लगते हैं। आप भी इनको एहसास कराइए मंत्री जी कि आपको अगर हटाया जाएगा तो हम लोग जमकर आपके लिए, आपके पक्ष में गोलबंद होकर आप समाज के लिए काम करेंगे। आप ऐसा नहीं करते। कृति आजाद को हटाया गया, कोई ब्राह्मण बोला क्या? कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, कोई ब्राह्मण बोल रहा है क्या? राजीव दीक्षित की हत्या हो गई, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मनोज तिवारी जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कोई ब्राह्मण संगठन बोल रहा है क्या? आपको भी इनके लिए गोलबंद होकर काम करना पड़ेगा ताकि एमपी एमएलए एमएलसी मंत्री जी को भी इस बात का एहसास हो कि हमारा परिवार, हमारा समाज हमारे साथ है। और पदाधिकारी, घबराने की बात नहीं है, जो ब्राह्मण के पदाधिकारी अधिकारी हैं जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया है और ब्राह्मण समाज को अनदेखा करने का काम किया या किसी भी समाज की अनदेखी की है और भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, उन ब्राह्मणों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अरे आप ब्राह्मण हैं, उसके पहले आप अधिकारी हैं, हम आपसे नौकरी मांगने नहीं जा रहे, हम आपसे किसी झूठे केस में पैरवी के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम जायज केस का भी मदद आपसे नहीं ले पाएंगे तो धिक्कार है आपके आईएएस होने का, धिक्कार है आपको आईपीएस होने का, और तो पद का कोई औकात नहीं। वो सब तो ऐसे थाना पर हमारे वीडियो सी होगा तो हम लोग पैरवी करते रहते हैं। क्या टेंशन में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग जैसा 10 युवा आएगा, एमपी एमएलए एमएलसी टाइप का आएगा, घबराने की बात नहीं है। वो सब बाहर गेट पर लिखा हुआ रहेगा चाणक्य भवन। अगर चाणक्य विकास मोर्चा का उम्मीदवार चुनाव जीत कराएगा, उसका क्वार्टर में लिखा हुआ रहेगा चाणक्य भवन। चिंता नहीं करिए, लेकिन मदद तो करना पड़ेगा। लेकिन हम मदद मांगेंगे तो वो लाइक करने में हालत खराब, शेयर करने में हालत खराब, कमेंट करने में हालत खराब, तो ब्राह्मण की जागृति कैसे आएगी? और पूरा देश का ब्राह्मण, चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, पूरा ब्राह्मण महाकुंभ में गांधी मैदान में नजर आएगा। सुजीत पाठक जी हैं भोपाल से, वो लिखते हैं कि सारे ब्राह्मण संगठन को एक साथ एक मंच बनाना चाहिए, आपस में टांग खींच खाच नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ब्राह्मण, पहले मुझे भी लगता था जब हमारे अभिभावक कहते हैं कि यह बेंग है, एकजुट नहीं हो सकता, तो पहले मुझे भी लगता था कि नहीं ये बातों में दम नहीं है, लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल ये सत्य बात है। लेकिन हम बेंग नहीं, जो अच्छे लोग चाणक्य विकास मोर्चा उनका नेतृत्व भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता, बनडमरू लोगों के पीछे नहीं चलेंगे। 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, एक मुखिया बनाने का औकात नहीं है, उनके पीछे चलेंगे हम लोग। और आज चाणक्य विकास मोर्चा 5 साल का समय लेता है। हमने यात्रा शुरू किया है ब्राह्मण महाकुंभ से, पहले राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचा था, लेकिन मैंने और हमारे पूरे टीम ने मात्र 6 महीने में वो कर दिखाया है जो 15 साल से 20 साल में ब्राह्मण संगठन बहुत लोग सोचते रह जाते हैं। बहुत से ब्राह्मण संगठन के नामों नहीं जानता है, उसका पदाधिकारी भी उस संगठन का नाम भूल जाता है अगर दुआ हड़का दीजिएगा। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर इस बिहार और झारखंड में, अगला जो बिहार का चुनाव होगा 2025 में और झारखंड का 2024 में, उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह ब्रजेश मिश्रा राजनीति और ब्राह्मण सब से अपने आप को अलग कर लेगा, इस बात का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन हम एक मंच पर जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को कौन लेना चाहता है? जो लेना चाहता है वो आइडियोलॉजी की बात तो करता है, लेकिन फिर व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। अरे आपका 15 साल से संगठन चल रहा है, 20 साल से संगठन चल रहा है, 10 साल से संगठन चल रहा है, किया क्या है आपने?
अभी भी आप पंचायत तक नहीं पहुंच पाए, अभी भी आप प्रखंड का लोकल कर रहे। कई ऐसे संगठन हैं जो हमारे ही लोगों को फोन करके मित्रों को कहता है कि आप अपने विश्वासी लोगों को 10 लोगों को लेकर आइए और उनको जगह मिलेगा, अन्यथा फिर मौका नहीं मिलेगा। और 15 साल से आपके पास आदमी नहीं जुट रहा है, आप तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, काम चलने वाला है। आप गया जमाना, जनक विकास मोर्चा अपनी रफ्तार में, दुरंतों के गति से ज्यादा बुलेट ट्रेन तो नहीं आया मोदी जी के राजनीति के कारण से अभी तक, लेकिन जनक विकास मोर्चा बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम कर रहा है। आप चिंता ना करें। और जिस भी संगठन हमने स्वीकार किया है, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी यूपी के हैं, गोविंद कुलकर्णी जी राजस्थान के हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में दीपक उपाध्याय जी काम कर रहे हैं, बनारस में हमारे कई साथी हैं, आचार्य शशिकांत दुबे जी उत्तराखंड में देहरादून में काम कर रहे हैं। देवघर से लेकर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी से सीधा संपर्क में है। और तिरुपति बालाजी का बात हो, आपको बहुत सारी जानकारी अभी नहीं देना चाहते, आपको रिजल्ट के रूप में देंगे तब आपको लगेगा कि चाणक्य विकास मोर्चा का योद्धा वास्तव में काम करके दिखाया है। बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन ब्रजेश मिश्रा और उसकी टीम, चाहे वो थाने में एफआईआर कराने का मामला हो, पीएमसीएच, एनएमसीएच में किसी का मामला हो, सब जगह हम लोग सहयोग करते हैं। और इसके लिए मैं निश्चित तौर पे अपने भाई मंगल पांडे जी को निश्चित तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके सहयोग के दम पर, हमारे अश्वनी चौबे जी के सहयोग के दम पर निश्चित तौर पे हॉस्पिटलों में इलाज कराने वाले लोगों को हम लोग सहायता दिलाने में निश्चित तौर पे सफल होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में धनबाद के एक साथी जिनका भाई यहाँ पटना में रहता था, प्रमोद पासवान जी, उनके बच्चे का पैर के इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए और उसको बिहार सरकार ने सहयोग किया। ऐसा नहीं है राजनीति के दृष्टिकोण से हम मंच पे आएंगे, लेकिन उन लोगों के साथ जो मदद करने के भाव रखते हैं। सोनू कुमार पाठक जी का सवाल है, ब्राह्मण समाज की यूनिटी होना ही पड़ेगा। नहीं यूनिटी होइएगा तो काट रहा है, सब काटेगा। गाजर मुरई की तरह काट रहा है, कटा जाएंगे आप। SC ST एक्ट में जेल जा ही रहे हैं आप, आरक्षण से नौकरी से बाहर हो ही गए हैं आप, राजनीति में टिकट नहीं मिलता है तो राजनीति से बाहर हो ही गए हैं आप। रह गया है आपको इस देश से बाहर निकलने का, तो हल्ला चलिए रहा है भीम वाले और नीमू वाले का कि सब विदेशी है, सब विदेशी है। यहाँ से भी भगा दिए जाएंगे। अगर आप यूनिटी में नहीं आएंगे तो फिर यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा आपको अपना वो अलौकिक भारत जहां सनातन धर्म की अपनी एक प्रभुता है, अपनी संपन्नता है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, पत्रकारों के लिए कौन राजनेता मंत्री भलाई सोचते हैं, इस पर भी अपने विचार दें कृपया। धर्मेंद्र सिंह जी, पत्रकार तो इस सब सरकार का बाप में है, क्या टेंशन में है। पत्रकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। मेरे भी घर में कई पदाधिकारी हैं, बड़ा टोन कसते हैं पत्रकारों पर, लेकिन उनका ट्रांसफर पोस्टिंग या कोई तरह का मामला हो तो फिर हम जैसे पत्रकार ही आ जाते हैं फ्रंट पे। तो आपको यह बात सोचना होगा कि पत्रकार वास्तव में ईमानदारी और निष्ठा और कर्मठता के साथ काम करता है तो हमको किसी मंत्री या संतरी की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग भी येलो जर्नलिज्म में शामिल हो गए, पीली पत्रकारिता में शामिल है। इसीलिए ब्रजेश मिश्रा अपने पत्रिका में अपने पत्रकारों से आर्थिक सहयोग मांगता है, सरकार की चाटुकारिता नहीं करता है। और जो पत्रकारिता करने वाला भाई, जो पत्रकारिता करने वाला संगठन अगर सरकार पदाधिकारी के चाटुकारिता चमचागिरी से अगर बाहर हो जाए तो उसको किसी मंत्री, MP, MLA का मदद की आवश्यकता नहीं है। और कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून सबके लिए। और पत्रकार जो सबसे ज्यादा होशियार है, हम अगर बोलेंगे तो कहेगा कि भैया ब्रजेश मिश्रा बोल रहा है, ये तो केवल सचिवालय है। हिंदुस्तान वाला होता तो मदद करते, जागरण वाला होता तो मदद करते, राष्ट्रीय सहारा वाला, दैनिक भास्कर वाला, आज तक, कल तक, परसों तक, NDTV, फल्ला टीवी, फल्ला GT, इतना चैनल है, यूट्यूब, पता नहीं। हम भी वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम भी आपके साथ जब रहेंगे तो उस समय में हम लोग बोलने वाला बन जाते हैं। लेकिन ब्रजेश मिश्रा पत्रकारिता भी करता है तो बेबाकी से करता है। आपको याद होगा कि यह वही बिहार है और इस बिहार में नीतीश कुमार को बेशर्म मुख्यमंत्री का, महाकलंक का, धृतराष्ट्र का, हर तरह की उपाधि से नवाजने वाला यह पत्रकारिता करने वाले ब्रजेश मिश्रा कभी किसी के चाटुकारिता नहीं किया। आज हम लोग के बड़े भाई
भले ही वो बिहार सरकार के, बिहार पुलिस के डीजीपी हो, लेकिन हम लोग के बड़े भाई हैं और जब रिटायर हो जाएंगे तो हमारे समाज के एक अग्रणी नेता के रूप में हम लोग उनको खड़ा करेंगे। समाज को आईना दिखाने का काम गुप्तेश्वर पांडे जी ने किया है। आज शराब पीने के लिए सबको एक तरफ हंगामा मचाए हुए, शराब को चालू करो, शराब को चालू करो, लेकिन अकेला व्यक्ति जो बिहार का डीजीपी होते हुए हमारे भाई अरविंद पांडे जी जो नागरिक सुरक्षा की हैं, आप हक और हकूक की बात करने की सोच लीजिए। आप चाहे बात अभयानंद जी की हो, बात के एस त्रिवेदी की हो, त्रिवेदी की हो, बात हमारे नीलमणि जी की हो, बात हमारे नारायण मिश्रा की हो, आप गौर करके देख लीजिए क्या किया इन लोगों ने। गुप्तेश्वर पांडे जी शराब के मुक्ति के लिए ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं कि लोग शराब से बचें, आप नशा से बचें। कौन नदी में कूदता है? कौन हिंदुस्तान का डीजीपी किसी केस के अनुसंधान के लिए नदी में छलांग लगाता है कोई माइकल लाल, ये कोई काम कर सकता है तो ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि हम राजनीति से अलग बात करते हैं, हम भावना से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए अपने बच्चे के हिस्से का भी आशीर्वाद अपने जजमान को देते हैं। पूजा कराने वाला ब्राह्मण अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को उतना आशीर्वाद मन से नहीं दिया होगा जितना अपने जजमान को, बच्चों को देता है। और जजमान भी अपने परिवार की तरफ ब्राह्मणों को सम्मान करता है। ये दोनों अनुनाश्रय संबंध है, एक सिक्के का दो पहलू है, ब्राह्मण और जजमान, और इन दोनों के बीच के कड़ी है भगवान। लेकिन हम बात करेंगे तो राजनीति से जोड़ दिया जाए। इसलिए पत्रकारों की भलाई उसके द्वारा किए गए कर्म से है। आप खबर लिखते हैं तो आपकी होगी, जो वसूली सिस्टम में लगा हुआ है वो भीतर भी जाता है। ऐसे मेरे ऊपर निरंकारी के कई मामले दर्ज हैं, चिंता का विषय नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से काम करें, कभी जेल नहीं जाएंगे आप, घबराने की बात नहीं है, कोई नहीं जाएगा पत्रकार भाई। और पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उस समय में हम लोग किसी संगठन के नहीं बल्कि पत्रकार हैं। उस समय न जात पात की बात होगी, ना किसी संगठन की बात होगी, सिर्फ पत्रकार की बात होगी। और पत्रकारों पर अगर गलत दृष्टि से फंसाने वाले लोगों की जब बात होगी तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे और लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे। रामाशंकर दुबे जी लिखते हैं कि नीतीश को आपके ललकारा है, जवाब दे दिया है मैंने आपको। प्रकाश रंजन जी कहते हैं कि सत्ता में भागीदारी हो, पक्का होगी भागीदारी, सत्ता में भागीदारी लेकर रहेंगे, और जो लोग नहीं देंगे उनको सत्ता से बेदखल करेंगे। साथ आपका चाहिए प्रकाश रंजन जी। राकेश कुमार मिश्रा जी बोलते हैं कि हम तो महाराजगंज विधानसभा से चुनाव की तैयारी में और रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है, अच्छा है, डॉक्टर राकेश भूषण मिश्र जी। डॉक्टर राकेश भूषण मिश्र जी, अब आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से तैयारी में है, अच्छी बात है। अगर आपको कोई पार्टी टिकट दे रहा है और अच्छी बात है, और अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं दे रहा है तो आप मेरा नंबर लिखिए 9431073769, 9431073769। चाणक्य विकास मोर्चा आपके साथ खड़ा रहेगा और हम लोग आपस में रणनीति तय करेंगे। हम लोग अभी घोषणा इसलिए किसी का नहीं कर रहे हैं क्योंकि चाणक्य विकास मोर्चा जब एक बार घोषणा कर देगा कि अमुक व्यक्ति इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेगा तो चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो वह अपने बात से पीछे नहीं हटेगा। और उसके लिए अगर हमारा बेटा का भी टिकट काटना पड़े, अगर ऐसा माहौल बने तो चाणक्य विकास मोर्चा पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी हम चाणक्य विकास मोर्चा के कार्यक्रम संयोजक हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो काम हमारे भाई देख रहा है रामाशंकर दुबे, वह निर्णय जरूर लेगा कि हम किस स्थिति में क्या करें जिससे हमारा समाज मजबूत हो। और हमें पूर्ण भरोसा है अपने भाई रामाशंकर दुबे पर, हमें पूर्ण भरोसा है अपने औरंगाबाद, अरवल और नवादा और जहानाबाद, गया और जितने भी हमारे बिहार में, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, जमुई हो, लखीसराय हो, नालंदा हो, पटना हो, बक्सर हो, भोजपुर हो, कैमूर हो, रोहतास हो, छपरा हो, सारण हो, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, और जो छूट गया हो अभी जिला हो। बिहार विधानसभा के 243 विधानसभा क्षेत्र पर हम लोग की पैनी नजर है और हम लोग अपना आवाज मजबूती से लड़ेंगे। और आने वाले बहुत कम समय में हो सकता है कि जुलाई महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विशाल धरना का कार्यक्रम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को समर्पित करते हुए चाणक्य गुफा को पर्यटक स्थल का दर्जा, SC/ST एक्ट और आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर हम लोग जंतर मंतर पर एक विशाल धरना का आयोजन
बहुत जल्द करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए जो चुनाव लड़ने वाले भाई हैं वो निश्चित तौर पे मजबूती से रहें और भ्रष्टाचार पे नकेल कसना हम लोग का दायित्व, क्योंकि अगर विकास नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि 100 रुपए का माल जहां पहुंचते पहुंचे 10 रुपया हो जा रहा है, कहां से विकास होगा? अच्छा, आप गौर करके सोचिएगा, राजनीति से थोड़ा अलग हट के सोचिएगा कि कोई MP MLA MLC बनाने की औकात नहीं थी, 5 साल में ऐसा कितना विकास किया और किस चीज का विकास किया कि जनता आज भी आजादी के 73 साल में हर घर शौचालय की बात कर रही है। और MP साहब MLA साहब तो छोड़ दीजिए, मुखिया जी का भी बड़ा बड़ा मकान बन गया है, बड़ी बड़ी गाड़ी हो गई, तो कहां विकास हुआ होगा? ये छुपा है क्या किसी से? आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शासन और प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना जनता का ही काम है, और प्रेम से अगर मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इतने ढीठ हो चुके हैं, ये भ्रष्टाचारी इतने ढीठ हो चुके हैं कि इनको ना निगरानी का डर है ना CBI का डर है। थोड़ा बहुत इज्जत बचा है तो मीडिया से डरता है कि कहीं वीडियो ना दिखाते, कहीं हमारा चाचा ना जान जाए, हमारा ससुर जी ना जान जाए कि हम भ्रष्ट है। बस लाज बचा हुआ है वो मीडिया के कारण। अगर मीडिया का कैमरा तोप दिया जाए तो अपने बाप से भी कमीशन ले लेगा सब, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप गौर करके सोचिए, आप गौर करके सोचिए। और पुलिस विभाग पर ही हम खाली आरोप नहीं लगाए, पुलिस विभाग के पास संसाधन का अभाव है, ना उसके पास पर्याप्त फोर्स है। एक ही आदमी को कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता है। अभी एक ड्यूटी करके आया नहीं कि फिर एक ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं है। ये तो नीतीश जी के सरकार में कुछ बहाली भी हुई, इस मामले में निश्चित तौर पर वो हम कह सकते हैं। तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए हर व्यक्ति को आगे, भले ही मोदी नीतीश जी भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, लेकिन ये बैनर पोस्टर जो लगेगा अभी चुनाव में, बाबूजी के पैसा से लगेगा, घर का खेत बाहर बेच के पैसा लगेगा, ये कोरोना में जो लूटा हुआ पैसा है वही लगेगा। एक नेता, एक राजनीति करने वाला, कोई आपको MP हो, MLA हो, MLC हो नजर नहीं आया। कुछ लोग नजर आए, वो निश्चित तौर पे बधाई के बात, लेकिन 95% लोग नजर नहीं आए, क्योंकि उनको मालूम था कि कोरोना के संक्रमण में सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो चुनाव में हम क्या करेंगे? अपनी बीबी का मंगलसूत्र बेचना पड़ेगा, और वो हम करेंगे नहीं। तो उन्होंने कोरोना के संक्रमण में चुपचाप मौनी बाबा बने रहे। सब का सब नेता मनमोहन सिंह बने रहे, सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़कर। पूरा देश का हर प्रदेश डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह चुपचाप मौनी बाबा बना हुआ था। मोदी जी भले आते थे, कभी अपील करने, कभी थाली बजाने, कभी घंटी बजाने, कभी लॉकडाउन करने, कभी मन की बात, कभी उसकी बात, कभी इधर की बात की माध्यम से आपके बीच बोलते रहे, और कोरोना में आपको कोरामीन की तरह आपको संजीवनी देने का काम किया। तो ऐसे राजनेताओं को जो आपके दुख के घड़ी में साथ दे रहे हैं, उनको लात मार के बाहर निकालना है, दरवाजा पर भटकने नहीं देना है। भाग भाग यहाँ से, कोई तुम तो मेरा नौकर है। खुद ही बोल रहा है भैया, जब तुम्हारा देश का, हमारा देश का प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहता है, यानी कि सबसे बड़ा नौकर, तो जो राज्य का है वो सबसे बड़ा नौकर जो मुख्यमंत्री है, और जो ये MLA है सब छोटा छोटा नौकर है। तो ये सब जब नौकरी ठीक से नहीं किया है तब वेतन मांगने आएगा तो भगा देना है इन लोगों को। वेतन का मतलब वोट है आपसे। जब वोट मांगने आएगा कि चल बाहर का रास्ता निकल, कोरोना था कहां था? हाँ नहीं, तो जितना डिमांड है आपका वो मांगिए, नहीं मांगिएगा विकल्प के अभाव में तो आप ही मत कहिए कि मेरी माँ बहन का इज्जत लुटा गया, एसिड फेंक दिया, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस सब का जिम्मेवार आम जनता भी है, क्योंकि आपके निकम्मेपन की वजह से, निकम्मापन इसलिए बोल रहे मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम जैसे लोगों के निकम्मेपन की वजह से ही अभद्र लोग चुनाव जीत कर चले आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति हम पर शासन करने लगते हैं। अब बताइए कि हम लोग PG किए हुए हैं, चौथा पास, पांचवा पास, आठवां पास, 10वां पास का आदमी हम लोग पर शासन करेगा तो कितना बढ़िया विकास करेगा, छुपा हुआ है। विष्णु सरन जी बोले आरक्षण तो बिहार को कीड़े की तरह चाट रहा है। बिल्कुल भैया, ये जो आरक्षण है ना,
ये कोरोना का साधु है। जैसे दिखता नहीं है, कोरोना दिखाई नहीं किसी को। जिसको कोरोना हुआ था उसको भी नहीं दिखा, जिसने कोरोना का इलाज किया उसको भी नहीं दिखा, जो कोरोना के लिए लड़ रहा सिस्टम है वो किसी को नहीं दिखा। लेकिन आरक्षण दिखता है। यह वह कीड़ा है जो दिख रहा है और इसका इलाज भी है, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि राजनीतिक लाभ नहीं है, इससे वोट बिगड़ जाएगा। आरक्षण की समीक्षा का बात करने वाले मोहन भागवत जी की क्या स्थिति किसी से छुपा नहीं है। हमने बहुत समय लिया है आपका। चाणक्य विकास मोर्चा के तीव्र गति से चल रही रणनीति की वजह से कम समय में लोकप्रियता हासिल की है और जिस तरह से इस मंच ने अपना पांव मजबूती से भारत के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया है, इस वजह से विभिन्न मंचों संगठनों में एक विशेष बेचैनी उत्पन्न हो गई है। कोई बात नहीं है भैया, हम लोग जियाडिया कीड़ा की तरह काम करते हैं। जब तक रहेंगे खुलबुली देते रहेंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक जगह पर पहुंचा न दे लोगों को। आशुतोष द्विवेदी जी हैं, संगठन के विस्तार बिहार में पंचायत स्तर पर होना चाहिए। भैया मैंने पहले ही कहा है और फिर कह रहे बार बार हाथ जोड़कर कर रहे, मेरी बात को आगे बढ़ाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ हम 2 घंटा अपना गला सुखाते रहे और यहाँ पानी रखते जरूर है। आपने देखा होगा कि ये ब्रजेश मिश्रा गिलास का पानी रखता जरूर है लेकिन पीता नहीं। कभी गौर करके सोचना, क्योंकि हम आपके हिस्से की लड़ाई के लिए अगर 5 दिन भी बगैर जल कर रहना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक शेयर तो कर ही सकते हैं, और अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो कहेगा पंचायत स्तर का विकास की बात। मैं आप पर नहीं कह रहा था आशुतोष भाई जी, आशुतोष द्विवेदी जी, आपने बहुत बढ़िया बात कहा है कि संगठन का विस्तार बिहार में पंचायत स्तर पर होना चाहिए। हमने पहले भी कई बार कहा है और आज भी कर रहे हैं कि चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन नहीं है। चाणक्य विकास मोर्चा एक विचार है और निश्चित तौर पे हम अपने विचार को पंचायत स्तर ही नहीं बल्कि हर घर ले जाने का संकल्प पे काम कर रहे हैं। और आपने अगर लिखा है तो निश्चित तौर पर उस पंचायत में आपके माध्यम से हम पहुंच जाएंगे। आशुतोष द्विवेदी जी, हम आपको साधुवाद देते हैं। और बिहार के ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में हम लोग काम कर रहे हैं। और चाणक्य विकास मोर्चा बिहार में किसी संगठन के साथ, झारखंड में किसी संगठन के साथ, उत्तर प्रदेश में किसी संगठन के साथ, पश्चिम बंगाल में किसी संगठन के साथ, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह के ब्राह्मण संगठन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चाणक्य विकास मोर्चा चलने का काम कर रहा है और हम आगे भी करते रहे। चाणक्य विकास मोर्चा ब्राह्मण ही नहीं हर के लिए लड़ेगा। और चाणक्य विकास मोर्चा ब्राह्मण इसलिए का केंद्र बिंदु बन गया है क्योंकि ब्राह्मण अगुआ है समाज का और रहेंगे। कोई माई का लाल नहीं जो हम लोगों को इस देश के अगुवागिरी करने से कोई रोक दे। अगर जरूरत पड़ी तो या तो मेरा सीना टूटे या फिर सामने वाला का छाती तोड़ेंगे हम लोग भी, जो हम ब्राह्मणों के हक और अधिकार के लिए गंदी राजनीति को आगे बढ़ाएगा, प्रश्रय देगा, चुप नहीं रहेगा यह ब्राह्मण समाज। और चाणक्य विकास मोर्चा बोलने की शक्ति तो रखता ही, करने की भी शक्ति रखता है, कृत संकल्पित है और अपने वादे के मुताबिक हम काम करते रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर आते हैं, पक्षपातपूर्ण बात करते हैं, तो मैं वैसे ब्राह्मण के नेताओं को भी नाम नहीं लेता, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, अर्धवृद्ध हो, किसी पार्टी में हो, वह अपने लाभ के लिए चाणक्य विकास मोर्चा का कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो कोई ये लिपस्टिक नहीं है चाणक्य विकास मोर्चा कि मन किया तो लगा दिए, मन किया तो हटा लिए। एक बार जिसके अंदर चाणक्य विकास मोर्चा का रंग लगता है वो हटने के बाद ही जुटेगा। और इस बार यह चाणक्य विकास मोर्चा, चाहे वो मगध का बात हो, सारण का बात हो, चंपारण का बात हो, विक्रमशिला का बात हो, शाहबाद का बात हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत जल्द रोहतास जिला में भगवान परशुराम का एक मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर का ढांचा बनकर तैयार है, मूर्ति लगने की बात है, मात्र 10 से 12 लाख रुपए की आवश्यकता है और बहुत जल्द हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। हम लोग के भाई मिथिलेश पांडे जी आने से हमेशा हमको फोन करते हैं, हमेशा हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं, जानकारी लेते देते हैं। हमारे बड़े भाई आचार्य रामनाथ झा जी को मधुबनी जिला में उनके ही गांव में उनके ही जमीन पर हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद भी कुछ उपद्रवी यादव लोग
जो सिर्फ एक घर का यादव है, जो मंदिर का वेधशाला का जमीन को हड़पना चाहता है और उसके कृत्य में, उसके गंदी राजनीति में वहां का स्थानीय प्रशासन भी साथ देता है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे किसी जिला का मामला हो, चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, बहुत जल्द गो और गया में कार्यक्रम होगा और इसके बाद आओ चले मधुबनी का नारा हम लोग लगाने जा रहे हैं। हम मधुबनी जाएंगे, उस गांव में जाएंगे, नाम अभी नहीं बता रहे हैं, पूरी योजना के साथ बताएंगे, इसके लिए अलग से लाइव आएंगे कि आचार्य राधा झा जी के मेहनत का एक अच्छे आचार्य जो वैदिक धर्म के एक ज्ञाता है, जिसने लालू पर, नीतीश पर, कई लोगों पर भविष्यवाणी की है और कारगर सटीक हुआ है। भाइयों, आपको गोलबंद होने की आवश्यकता है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इधर उधर की बातें नहीं होंगी और आप सबका साथ चाहिए, सबका समर्थन चाहिए। इसलिए आपसे आग्रह है हाथ जोड़कर, और लगता है सवाल अब नहीं है, सवाल लोग पूछने वाले भाइयों ने पूछा, हम फिर आएंगे अगले सोमवार को। तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं आ पाया था सोमवार को। कई साथी हमको फोन करके पूछे, मेरा कुशल क्षेम लिया उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे आशुतोष पाठक जी हैं, आनंद मिश्रा जी हैं, त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी हैं, जितने भी भाई हैं हमारे, कुछ लोग हमारे चाणक्य विकास मोर्चा में भी हिसाब किताब की राजनीति करते हैं। अरे हिसाब जब देने लगेंगे तो प्रदेश के खर्च की भरपाई नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन हम ईमानदारी से पीछे नहीं हटेंगे, एकदम शीशे की तरह, आईने की तरह साफ, बेदाग चाणक्य की तरह काम करने वाला यह बेटा ब्रजेश मिश्रा कभी पीछे नहीं हटेगा और शपथ पत्र देकर काम करने वाला योद्धा है। और हम ही नहीं, रामाशंकर दुबे और हमारे चंद्र प्रकाश तिवारी, डॉक्टर संगीता तिवारी जी भी हमारे भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र से हैं। कई लोग लगे हुए पूरे बिहार में, हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी, विजय मिश्रा जी, जिनका भारत लाइव चलता है, कई साथी हैं, डॉक्टर मनोज कुमार जी, इसके भगवान साहब, पंकज पाठक जी, हमारे अरविंद मिश्रा जी, हर क्षेत्र के लोग हमारे बैठे हुए और सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हमारे शिक्षक हैं अरविंद मिश्रा जी, हमारे राकेश तिवारी जी, हमारे सक्षम के नेता हैं राकेश तिवारी जी, संतोष झा जी। एक दो में अब इस बार हम पूरा खेल करेंगे, राजनीति का हर बिंदु पर बातें होंगी, खुलकर बात होगी। और हमारे जो भाई है शशिकांत, आचार्य शशिकांत चौबे जी, शशिकांत जो दुबे जी, सॉरी शशिकांत दुबे जी, जो आचार्य शशिकांत दुबे जी, जो देहरादून से बोलते हैं, मैकाले की शिक्षा पद्धति और सनातन धर्म के गुरुकुल पर उनका यह चर्चा है। हमको सुनना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। निश्चित तौर पे हमसे ज्ञानी जो लोग हैं, हमसे ज्यादा जो ज्ञान रखते हैं, उनके अध्यात्म का, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। आपने मुझे सुना, समझा और अंत में दो चार बातें कहकर अपने बात को विराम देंगे कि जो मातृभूमि की जय कहते सकुचाते, जो मातृभूमि की जय कहते सकुचाते, मजहब को मुल्क से ऊपर बताते। आप ध्यान से सुनिएगा भैया, हम भोजपुरी बोल सकीला, मगही भी या मैथिली भी तनी तनी, लेकिन चूंकि हम रहते पटना में इसलिए पत्रकारिता करते, इसलिए ज्यादा ध्यान, चूंकि हम बताना चाहते हैं पूरे भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को, इसलिए हिंदी में बोलते हैं। जो मातृभूमि की जय कहते सकुचाते, मजहब को मुल्क से ऊपर बतलाते, नमक देश का खाते, दुश्मन गुन गाते, ऐसे गद्दारों पे कुत्ते भी शर्माते। सियासत का लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। भैया राजनीति और भ्रष्टाचार, ये दोनों सगी और सौतेली बहने हैं। आप सगी क्यों और सौतेली क्यों, ये आप सोचेंगे, बाद में हम इस पर भी बता सकते हैं अगर आपका सवाल जवाब रहेगा। राजनीति करेंगे हम पूरी बेबाकी के साथ और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, जो कोरोना के संक्रमण में मजदूरों पर जो अन्याय हुआ उसकी लड़ाई लड़ेंगे, बिहार में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का लड़ाई लड़ेंगे, बिहार में बगैर रोजगार का कोई सरकार नहीं बने इस तरह की योजना पर काम करेंगे। क्योंकि हम मजदूरों की हालत और मजदूरों की हालत अगर बढ़िया से आकलन किया होगा,
आपके खून के आंसू गिरे होंगे, आपके वेदना जरूर चिरती हुई पार कर गई होगी, आपके आंख से आंसू टपकते होंगे जब अपनी माँ बहनों को, अपनी बहन बेटियों को, अपने उन नौनहाल बच्चों को जो कभी भारत का भविष्य बन सकता है, उनको 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आते देखा है। ऐसी गंदी राजनीति को हम लोगों को निश्चित तौर पे गंभीरता से सोचना होगा, और अगर नहीं सोचते होंगे तो हम लोगों का शोषण होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी के लायक हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री को आगे बढ़े, बिहार में रोजगार का एक मजबूत सशक्त साधन बने, बिहार में मजदूरों का पलायन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगे, बिहार का मजदूर को बिहार में ही काम मिले, और मध्य वर्गीय परिवार को उसके वाजिब हक मिले। अभी स्कूल में फीस का जो मामला है, सरकार को आदेश पारित करना चाहिए, नहीं करेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, एक मुद्दा, बिहार में रोजगार मिलेगा कि नहीं, बिहार में रोजगार मिलेगा कि नहीं, सिर्फ एक मुद्दा, बाकी कोई मुद्दा से कोई नहीं। क्योंकि 15 साल लालू को देखा और नीतीश को भी 15 साल देखा, और सुशील मोदी दोनों खेल में विभीषण का खेल खेलता रहा है, और ये जयचंद की भूमिका करके बिहार को बदनाम भी करता रहा है। भाजपा को भी खत्म कर दिया है इसने बिहार से। इसलिए शीर्ष के नेताओं को भी सोचना होगा, और बिहार के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण का वोट एक मजबूत भूमिका के रूप में चलकर आएगा। यही बात कहते हुए कि आप हमारे बात से अगर कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि आपके हिस्से की बात हमने कही है, तो एक शेयर जरूर करिएगा, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जय जानक, जय परशुराम।